So next portion of your chapter is Lee Chatterley's principle. तो देखो, अगर कोई भी एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए और उस इक्विलिब्रियम को किसी भी वजह से अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो फर्दर उस इक्विलिब्रियम को कैसे डील किया जाता है, इसके लिए जो प्रिंसिपल होता है, दिस इज कॉल्ड ली चैटरले प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि ली चैटरले प्रिंसिपल हमेशा तभी अप्लाई किया जाएगा जब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए और फिर उसे डिस्टर्ब किया जाए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि किसी भी इक्विलिब्रियम की जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब करा तो उसको रीगेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये कैसे रीगेन करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में, ये चीज एक्सप्लेन करी जाती है ली चैटरले प्रिंसिपल से। लॉजिक समझ आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी इक्विलिब्रियम अगर आपने डिस्टर्ब करा तो वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को दोबारा रीगेन करना चाहता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में आपने जिन कंडीशन से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर वो कंडीशंस इंप्लीमेंट करी तो दोबारा इक्विलिब्रियम कैसे रीगेन होगा, ये चीज हम लोग ली चैटरले प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले आप प्रिंसिपल लिखिए, फिर मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। सो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल change in any factor that determines the equilibrium condition of a system, according to this principle, change in any factor that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner according to this principle, change in any factor that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so that to reduce or counteract the change in effect. In such a manner so as to reduce or counteract the change in effect. मतलब समझ आया? मतलब किसी भी फैक्टर जिससे आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते थे, अगर ऐसे किसी फैक्टर को चेंज किया जाता है तो वो जो चेंज है वो अपने सिस्टम को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है या इस तरीके से एडजस्ट करता है सो दैट कि जो चेंज आपने करा है उसका इफेक्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए या उसको काउंटर इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसी चीज को अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो मैंने नीचे देखो सिंपल टर्म में लिखा है कि तो सीधा सीधा प्रिंसिपल है जो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ सकता है स्कूल एग्जाम में या जहाँ पे भी सब्जेक्टिव पेपर पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रिंसिपल तो कोई नहीं पूछ रहा, तो उसका मतलब समझना है, तो मैंने देखो उसको अगले सिंपल टर्म में लिखा है। दैट इज इफ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, यही मेजर फैक्टर्स हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और भी कोई फैक्टर होगा तो वो भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे। मेजरली हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। सो इफ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बाय चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, then it will shift in such a manner so that the effect of change is either nullified or minimized. मतलब आपने अगर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में तेजी से शिफ्ट होता है जिससे कि जो भी आपने चेंज करा है उसका इफेक्ट या तो खत्म हो जाए पूरी तरीके से या मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी क्या होती है, उसे रीगेन करने की। तो अगर नलीफाइड कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम रीगेन कर जाएगा, और नलीफाई नहीं कर पाए, मिनिमाइज करेगा, तो उससे पता चलेगा कि इसकी टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करने की। ठीक है सर एक बार फिर आप देखो, सबसे पहला केस डील कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और अब मैं आपको एक एक करके केस बाय केस दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले केस में मान लो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया, तो अब इसका इफेक्ट खत्म कैसे होगा? जब रिएक्टेंट कंज्यूम तेजी से होने लगे तो रिएक्टेंट का कंजम्पशन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो इसका इफेक्ट खत्म करके दोबारा इक्विलिब्रियम गेन करने का क्या तरीका होगा कि रिएक्टेंट जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम कैसे होगा? जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ा दें, तो फॉरवर्ड शिफ्ट तेजी से स्टार्ट होगी और इक्विलिब्रियम फिर से रीअटेन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करो? डिक्रीज कर दो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज करेंगे तो उसका मतलब अब इसका इफेक्ट कैसे नलीफाई होगा कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है वो तेजी से बढ़ाओ। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आपने डिक्रीज करा दिया है तो डिक्रीज कराने के केस में क्या करना पड़ेगा कि अब जो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है उसको तेजी से बढ़ाना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे बढ़ सकती है?
बैकवर्ड तो हम बैकवर्ड शिफ्ट करा दें। तो अगर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट आती है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाती है। तो अब तीसरे केस में देखो, हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो अगर आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम रीगेन करने का तरीका क्या होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम हो, और प्रोडक्ट कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, जब हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट कंज्यूम कराना है तो कैसे कंज्यूम होगा, जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को तेजी से शिफ्ट करना शुरू कर दें तो प्रोडक्ट कंज्यूम होने लगेगा, फिर से इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाएगा। सो इफ यू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड द फोर्थ केस, अगर आप प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे, डिक्रीज करा दोगे, तो क्या होगा, किसी इक्विलिब्रियम कैसे रीगेन होगा, जब प्रोडक्ट तेजी से बढ़े। तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कैसे, जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट इंक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट, रिएक्टेंट डिक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट, प्रोडक्ट इंक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट, और प्रोडक्ट डिक्रीज करने से इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट, और प्रोडक्ट डिक्रीज करने से फॉरवर्ड शिफ्ट। यानी हर बार आप जो भी चेंज कर रहे हैं उससे इक्विलिब्रियम कैसे जल्दी से जल्दी अटेन हो, ये कंडीशन फिट करनी है, और उससे हम लोग इक्विलिब्रियम को रीगेन करेंगे। तो उससे आप कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस डील करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर का इफेक्ट होता है उसको नलीफाई करते हैं मोल्स की हेल्प से। तो पहला पॉइंट यही लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नलीफाइड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज nullified with the number of moles. Effect of pressure is nullified with the number of gaseous moles, क्योंकि solids और liquids का तो pressure होता ही नहीं है। So effect of pressure is nullified with the help of gaseous moles. दो कंडीशन बनेंगे, if pressure increases प्रेशर इंक्रीजेस तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, जिधर से प्रेशर कम होना शुरू करे। प्रेशर कैसे कम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम कराओगे। सो प्रेशर इंक्रीजेस देन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल्स। ये इसी को अगर टेक्निकल टर्म में लिखें तो डेल्टा एन लेस देन जीरो वाली साइड। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो, यानी मोर नंबर ऑफ मोल्स। और मोर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड कौन सी होती है, डेल्टा एन पॉजिटिव वाला केस। तो दूसरा केस लिख लो, इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स, व्हिच इज डेल्टा एन पॉजिटिव। ठीक है, तो दो कंडीशन काम करेगी। अब जैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं, लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये इक्वेशन है हमारे पास। पहले एग्जांपल समझ लो, फिर नोट कर लेना अभी एक बार आराम से, पहले बात को समझ लो। तो पहले मैंने बताया कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, यानी डेल्टा एन नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे या नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3, पहले जरा इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लो। तो अगर हम इस इक्वेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रही है। ये डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एन लेस देन 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे पता चला डिक्रीज कर रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 4 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल फॉर्म होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे। जबकि अगर आप इसका उल्टा चलोगे तो इस डायरेक्शन के लिए डेल्टा एन पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अगर 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करेगी तो इससे 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन बनेगा, यानी कि 2 मोल गैस कंज्यूम होने से 4 मोल गैस बन रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये मोर नंबर ऑफ मोल्स की साइड में जा रहे हैं। तो अब आप इसी से प्रेशर का इफेक्ट रियलाइज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगी और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगी।
तो अब यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लर्न नहीं करना है। यहाँ लर्न करने का तरीका क्या है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एन लेस देन जीरो वाली साइड में जाएंगे, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा एन मोर देन जीरो वाली साइड में जाएंगे। तो आप आसानी से डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर लोगे। अब देखो उसका दूसरा केस लेते हैं, PCl5 गैसियस गैस PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। तो इस केस में देखो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डेल्टा एन पॉजिटिव का केस है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हैं, और इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे? तो फॉरवर्ड शिफ्ट में जा रहे हैं तो एक मोल PCl5 से एक मोल PCl3 एक मोल Cl2 बन रहा है, यानी एक मोल गैस से दो मोल गैस बन रही है, तो फॉरवर्ड जाने में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो PCl3 और Cl2 रिएक्ट करके PCl5 बना रहा है, दो मोल गैस रिएक्ट करके एक मोल बना रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होता है? जितना नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होते हैं, यानी बैकवर्ड शिफ्ट। और प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होता है? जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हो, यानी इस रिएक्शन के हिसाब से फॉरवर्ड। तो प्रेशर के केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं लर्न करना है, प्रेशर के केस में क्या लर्न करना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे होंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हो, सॉरी। सो प्रेशर इंक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे, और प्रेशर डिक्रीज करने से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी प्रेशर इंक्रीज करने से शिफ्ट करेंगे डेल्टा एन नेगेटिव डायरेक्शन में, और प्रेशर डिक्रीज करने से शिफ्ट करेंगे डेल्टा एन पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? अब एक और पॉसिबिलिटी है जब डेल्टा एन जीरो, तो डेल्टा एन जीरो के केस में प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो लास्ट तीसरा केस ये भी लिख लो यहाँ पे। अगर हमारे पास इक्वेशन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस gives 2HI gaseous. For this reaction delta N is 0, so equilibrium cannot be disturbed with the change of pressure. So equilibrium cannot be disturbed by change of pressure. तो इस इक्विलिब्रियम के केस में आप प्रेशर चाहे जितना बढ़ाते घटाते रहो, उससे इक्विलिब्रियम पे कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो नो इफेक्ट, दैट इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेशर। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? तो अगर आपने डेल्टा एन जीरो मेंटेन किया हुआ है तो उस केस में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते आप प्रेशर चेंज करके, यानी कि अगर आप प्रेशर चेंज करोगे भी तो इससे इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, प्रेशर का इफेक्ट समझ में आया? लास्ट में एक पॉइंट नोट बना के लिख लो, अगर हमें वॉल्यूम चेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम वॉल्यूम चेंज को प्रेशर चेंज की तरह ही डील कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर हमसे बोला जाएगा वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो मतलब हमारे लिए सवाल हो गया प्रेशर डिक्रीजेस, या बोला गया वॉल्यूम डिक्रीजेस तो प्रेशर इंक्रीजेस, तो हम उसको पिछले वाले तरीके से डील कर लेंगे। सो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज कैन आल्सो बी स्टडीड इन सिमिलर मैनर एज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कहीं पे भी आपको सेम क्वेश्चन में वॉल्यूम के इफेक्ट पूछे जाएंगे तो बस आपको क्या करना है कि प्रेशर के इफेक्ट से उसको कोरिलेट कर लेना है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो प्रेशर से ही हम वॉल्यूम का इफेक्ट भी स्टडी कर लेते हैं, उसके लिए कोई नया रूल नहीं बनाते, राइट। इसके बाद तीसरी कंडीशन लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आप बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे नोटिस में आएगा हमारे? किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें कैसे दिखाई पड़ेगा? प्रेशर पे टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे नोटिस करेंगे हम? टेम्परेचर का इफेक्ट नोटिस में आएगा हीट कंटेंट से। हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है?
सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर का नेट इफेक्ट किससे दिखाई पड़ता है? हीट से। हम अगर बताते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है तो कैसे बताते हैं? हीट से ही तो बताते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हमने टच करा और उससे हमारी बॉडी में हीट ट्रांसफर होनी शुरू हो गई, मतलब वो हॉट बॉडी है। और हमने किसी बॉडी को टच करा और हमारी बॉडी से उसमें हीट ट्रांसफर होने लगी, यानी वो कोल्ड बॉडी है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट किससे नोटिस में लेते हैं? हीट से। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट कैसे नलीफाई होगा? हीट से। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ से वो अपना हीट लॉस करना शुरू कर दे। खूब सारी हीट लॉस कर देगा तो अपने आप टेम्परेचर वहीं आ जाएगा जहाँ था। और अगर आपने टेम्परेचर कम करा है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, मतलब आपने जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या करेगा? ऐसे डायरेक्शन में चलना शुरू करे जिससे बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाए, तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया है तो वो ऐसे डायरेक्शन में चलने लगे जहाँ से हीट लॉस होने लगे, तो अपने आप फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे नलीफाई करेंगे? हीट से। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिए। तो नेक्स्ट पेज पे लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, effect of temperature is nullified with the help of heat. Effect of temperature is nullified. Effect of temperature is nullified with the help of heat. With the help of heat. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब कराना शुरू कर दो, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट रिलीज कराना शुरू कर दो, तो अपने आप इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। बात समझ में आई? लिखिए इस पॉइंट को। तो आप देखो इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए हमें इफेक्ट नलीफाई करना होता है। तो हमने पहला केस लिखा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तो किसी तरीके से टेम्परेचर कम कराना है, तो कैसे कम होगा? अगर आप हीट एब्जॉर्ब कराना शुरू कर दो। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, shift in the direction of, shift in the direction where heat is absorbed। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक डायरेक्शन, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा यानी इंथैल्पी पॉजिटिव होगी, वो हीट एब्जॉर्प्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। और दूसरा केस देखेंगे इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हीट रिलीज, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव। So if temperature decreases, then shift in the direction where heat is released। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जहां से हीट रिलीज होनी शुरू हो जाए, यानी डेल्टा एच नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ आया? तो अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, और टेम्परेचर घटाते हैं तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है, उसी को अगर और सही से लिखना है, ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन हो गई। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होने वाली साइड है यानी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन हो गई। अगर आपने किसी भी इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर बढ़ा के डिस्टर्ब किया तो उसे रीगेन करने का तरीका क्या होगा? हम तेजी से हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, तो तुरंत टेम्परेचर उसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ था, इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है तो हमें फिर से टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगे जिससे तेजी से एनर्जी रिलीज हो रही हो, तो हम फिर से दोबारा इक्विलिब्रियम रीगेन कर जाएंगे। समझ में आई बात? अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया PCl5 गैसेस गिव्स PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन अपने आप एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है अगर, तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में हीट एब्जॉर्ब होगी तो बैकवर्ड में अपने आप हीट रिलीज होगी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब इसको देखो, अगर सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका है। अगर आपको ऐसे नहीं क्लिक करता तो दूसरा रास्ता है। आपको मैंने बोला ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट को भी एक रिएक्टेंट की तरह लिख लो, प्लस हीट गिव्स PCl3 गैसेस प्लस Cl2 गैसेस। अब हीट को आप रिएक्टेंट मान लो, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हीट बढ़ा रहे हैं, किधर जाएंगे?
चलो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब आपने हीट इंक्रीज किया, हीट को एक रिएक्टेंट की तरह मान लो, तो हीट अगर इंक्रीज होगी तो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। तो ये भी ट्रिक लगा सकते हो। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट डिक्रीज कर जाएगी, हीट को अपने रिएक्टेंट की तरह समझो, हीट डिक्रीज कर जाएगी तो कौन से डायरेक्शन में आएंगे, बैकवर्ड। जो पहले आया था रिएक्टेंट वाला वो भी लगा सकते हो हर बार, बस स्मार्टली आपको हीट सही जगह लिख लेनी है। मतलब हीट को भी आप अपना एक रिएक्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, तो आप इस तरीके से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक्सप्लेनेशन में तो नहीं लिख सकते, बट ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल देख लो, N2 + 3H2 is 2NH3, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर हीट अब्सॉर्ब हो रही हो, तो यानी बैकवर्ड शिफ्ट। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर हीट रिलीज हो रही हो, तो फॉरवर्ड शिफ्ट। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो इसमें एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में गए, और टेम्परेचर डिक्रीज करने के केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन गए। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो बैकवर्ड शिफ्ट ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। यस सर। अगर इसकी बैकवर्ड शिफ्ट लिखेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हमारे लिए अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है, और फॉरवर्ड शिफ्ट इसका एक्सोथर्मिक हो गया है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पिछले वाले केस में फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी। इसी को दूसरे तरीके से डील करें तो N2 + 3H2 is 2NH2 प्लस हीट है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो हमने प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख दिया है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट करेगी, प्रोडक्ट बढ़ा तो बैकवर्ड शिफ्ट, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट डिक्रीज करेगी, यानी प्रोडक्ट कम हो गया तो फॉरवर्ड शिफ्ट। आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे किस डायरेक्शन जाना है। तो दोनों तरीके हैं, सिंपल रूल याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। पहले वाले सवाल में ध्यान से देखोगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड था, दूसरे वाले सवाल में एंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट है, तो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। तो हमने क्वेश्चन लिखा, प्रेडिक्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। तो गुड यील्ड का मतलब होता है कि आपको अमोनिया बनानी भी है और कम से कम टाइम में। सो प्रेडिक्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर गुड यील्ड ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज N2 + 3H2 is 2NH3, और ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। तो आप देखो उसकी फेवरेबल कंडीशंस अगर लिखना शुरू करें, सबसे पहली कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, तो हम नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन हायर लेंगे, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी हायर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 3 टाइम्स कंज्यूम हो रहा है, तो ये नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी मोल्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस रिएक्शन में 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है। और जैसे जैसे अमोनिया बनती जाएगी उसको रिएक्शन में से निकालते जाएंगे, यानी धीरे धीरे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम करते रहेंगे टाइम टाइम पे, ताकि बढ़िया अमोनिया की यील्ड आती रहे। तो जैसे ही अमोनिया थोड़ी फॉर्म होगी उसको वेसल से बाहर निकाल दो, फिर बनेगी, फिर वेसल से बाहर निकाल दो, तो उससे क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती रहेगी, तो उससे गुड यील्ड आ जाएगी। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाई प्रेशर कंडीशन इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर आपको एक्चुअल हैबर प्रोसेस याद होगा तो इसमें अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। किसी ने अगर हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन पढ़ी है तो यू वुड हैव 200 ATM प्रेशर अप्लाई करा जाता है। तीसरी कंडीशन में देखो, प्रेशर टेम्परेचर के लिए अगर कंडीशन लिखें तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से यील्ड बढ़ेगी, बट इसमें एक और खास बात पे ध्यान देना है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बहुत कम कर दोगे तो जो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दिया गया था वही नहीं मिलेगा, तो केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी। तो ध्यान रखना है कि उतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा जिससे रिएक्शन परफॉर्म हो, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड कम होने लगेगी, तो यानी ये रिएक्शन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से यील्ड बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। बट ऑप्टिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज करने से टेम्परेचर यील्ड बढ़ रही है, बट अगर आप टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से नीचे कर दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो यील्ड बढ़ाने का स्कोप भी खत्म हो गया, तो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो नहीं, दोनों बातों का बैलेंस रहे, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी मिलती रहे,
और फिर इतना बढ़ाना भी नहीं है कि यील्ड कम होने लगे। सो बट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड, but a optimum temperature is provided to provide activation energy to perform reaction, to perform such reaction। यहाँ मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद चूंकि आपको यील्ड बढ़ाना है तो टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम डिक्रीज कराना है। टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम डिक्रीज कराना है, तभी अच्छी यील्ड आएगी, तभी आपका अमोनिया जल्दी जल्दी बनेगा। तो इसके लिए हम लोग कैटलिस्ट ऐड करते हैं, आयरन। ठीक है, और इसमें एक कैटलिस्ट प्रमोटर भी यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। वो अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर हैबर प्रोसेस लिख रहे हैं तो आप लिख लो इस चीज़ को। बाकी ये नॉर्डलिंग में सीखेंगे कि कौन सा प्रमोटर अप्लाई करते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग रिजल्ट लिखना है तो इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं और एक प्रमोटर ऐड करते हैं, मोलिब्डेनम। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि जब कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता है तो हाइबर्स प्रोसेस अमोनिया में कैटलिस्ट क्यों डालते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही होगा, क्योंकि हमें यील्ड बढ़ाना होता है, यानी कि प्रोडक्ट केवल बनाना हमारा एम नहीं है, प्रोडक्ट कितने टाइम में बनेगा ये भी हमारा एम है। तो इसलिए हम कैटलिस्ट डालते हैं, जिससे इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम डिक्रीज हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में आयरन कैटलिस्ट था, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर है। अभी प्रमोटर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, उन लोग जब हाइबर्स प्रोसेस पढ़ेंगे नॉटिंग में तब बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए पूरी कंडीशन लिखनी थी इसलिए लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद अ वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सडनली इंक्रीज मतलब अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर दिया सडनली आपने। तो अब देखो ये हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का केस है। तो हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में है और वाटर वेपर स्टेट में। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम था। इसका जो केपी होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, और इसी को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है कि इस इक्विलिब्रियम को हमने कैसे डिस्टर्ब करा, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा के। जैसे ही आपने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया तो उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो जैसे ही आपने व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, तो जैसे ही आपने वॉल्यूम इंक्रीज करा तो उसका मतलब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा तो अब इक्विलिब्रियम फिर से रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहे हो, तभी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस इक्विलिब्रियम को तेजी से फॉरवर्ड शिफ्ट करानी पड़ेगी। अगले केस में पूछा हाउ टू द रेट ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन चेंजेस इनिशियली। तो इस इक्विलिब्रियम को दोबारा रीगेन कराने का तरीका क्या होगा, कि हम इक्विलिब्रियम को जल्दी से फॉरवर्ड शिफ्ट कराएं। फॉरवर्ड शिफ्ट कैसे कराएंगे, जब रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज कराना पड़ेगा, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो डिक्रीज कराना पड़ेगा। लेकिन ये सब इनिशियली करना पड़ेगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो दोनों रेट फिर से बराबर हो जाएंगे। सो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेस इनिशियली। क्यों ऐसा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जल्दी गेन कराना है। और लास्ट स्टेप में पूछा है व्हाट हैपन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो जब इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ एवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, और फिर इस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा वो केपी के बराबर पहुंच जाएगा, तो इनिशियल वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट केस में लिखना है व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीगेन्ड, व्हेन इक्विलिब्रियम
is restored, then rate of evaporation will be equal to rate of condensation and finally vapor pressure will be equal to the initial vapor pressure. And finally vapor pressure becomes equal to initial pressure, becomes equal to initial vapor pressure. वेपर प्रेशर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इट्स गिवन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा तब तक वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वेपर प्रेशर किसके बराबर है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है. तो फाइनली वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इनिशियल वेपर प्रेशर. सेकंड पार्ट बता दीजिए. So another question, write down another question. The volume of the reaction vessel containing an equilibrium mixture is increased in the following reaction. When equilibrium is re-established, तो आपको बताना है कि Cl2, SOCl2 और SO2 के अमाउंट में क्या फर्क पड़ेगा. तो देखो फिर से इसको हम लोग प्रेशर की तरह डील करेंगे. तो इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया है. वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो प्रेशर डिक्रीज किया है. प्रेशर डिक्रीज किया है तो किधर शिफ्ट हो गए? शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ more नंबर ऑफ मोल्स या डेल्टा एन पॉजिटिव, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट. जब फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? मोल्स ऑफ Cl2 गैसियस इंक्रीज करेगा, SO2 इंक्रीज करेगा और SOCl2 डिक्रीज कर जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दैट विल बी बी. समझ गए? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव. तो उससे हमें पता चलेगा फॉरवर्ड शिफ्ट जा रहे हैं. फॉरवर्ड शिफ्ट जा रहे हैं तो SOCl2 कम होगा, SO2 और Cl2 की वैल्यू बढ़ेगी. तो अमाउंट ऑफ SO2 विल इंक्रीज, अमाउंट ऑफ Cl2 विल इंक्रीज, बट SO2 Cl2 विल डिक्रीज. ठीक है.